नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य जो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वाक्य में पूछता रहता है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसको आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वाच्य क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम वाच्य का अर्थ समझेंगे। वाच्य, इसको इंग्लिश में हम लोग वॉइस कहते हैं। वॉइस को हिंदी में हम लोग आवाज़ भी कहते हैं। वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज़। और वाच्य इसका इंग्लिश रूपांतरण है वॉइस। इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा कैसे है। परिभाषा है, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसमें क्रिया में उसका मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वही कह रहा है कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता होगी तो हम जान जाएंगे कि वो वाच्य है। अब हम देखेंगे कि वाच्य के प्रकार। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, फिर दूसरा होता है कर्मवाच्य, फिर अगला तीसरा होता है भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और फिर तीसरा होता है भाववाच्य। वाच्य को तीन भागों में बांटा गया है। अब इसके हम एक एक रूप को बारी बारी से समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला आता है कर्तृवाच्य। जब कोई शब्द बोला जाता है तो आप उस शब्द को ध्यान देंगे और अच्छे से उसको देखेंगे, क्योंकि शब्द में ही उसकी व्याख्या छिपी रहती है। यदि आप शब्द जान गए तो उसकी परिभाषा आप स्वतः ही बना लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कर्तृवाच्य। कर्ति का मतलब होता है कर्ता। कर्तृवाच्य में जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, वही कह रहा है कि कर्तृवाच्य। जब शब्द को आप अच्छे से देख लेंगे तो उससे स्वतः ही परिभाषा बना लेंगे और शब्द को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब इसकी परिभाषा हम समझेंगे कर्तृवाच्य की। तो कर्तृवाच्य की परिभाषा है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कह रहा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ऐसे वाक्यों में जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे और क्या है इसमें, यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। इसमें यह भी ध्यान देंगे, सकर्मक और अकर्मक। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्रिया, तो उसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों को बताया था। सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो, सकर्म, अर्थात जो कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया जो बिना कर्म के होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जो कर्तृवाच्य है इसमें यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे कि राम ने दूध पिया, फिर सीता गाती है, फिर मैं स्कूल गया। उपर्युक्त वाक्यों में जैसे राम, सीता और मैं, इन सभी वाक्यों में कर्ता से संबंध स्थापित किया जा रहा है। अर्थात राम ने दूध पिया, राम कर्ता है।
और राम का संबंध दूध से स्थापित किया जा रहा है कि राम ने दूध पिया। सीता गाती है, सीता गाती है, सीता एक कर्ता है और इसका संबंध गाती है, इससे स्थापित किया जा रहा है। अर्थात कर्तृवाच्य में बस इतना ही आप ध्यान देंगे कि जिसमें कर्ता पे जोर दिया जाए, उसमें कर्ता की प्रधानता हो और उसे कर्ता पर जोर दिया जाए, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात कर्ता पर ही जोर दिया जाता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है। वही कह रहा है, जैसे में हम देखेंगे कि राम ने दूध पिया, तो राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि राम ने दूध पिया। यहाँ है सीता गाती है, तो सीता भी एक कर्ता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि सीता गाती है। सीता एक कर्ता है, इसके बारे में बताया, कर्तृवाच्य में कर्ता के बारे में बताया जाता है और कर्ता की प्रधानता होती है। आप इस कर्तृवाच्य को अच्छे से समझेंगे। इसके उदाहरण, राम ने दूध पिया और फिर सीता गाती है, मैं स्कूल गया, या फिर राम खेलने गया। ऐसे वाक्य आप स्वतः भी बना के समझ सकते हैं। तो खेलने का काम राम कर रहा है, यह राम करता है और राम के द्वारा ही खेलने का कार्य किया जा रहा है। वही कह रहा है कि ऐसे वाक्य में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है और क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। तो इसमें राम ने दूध पिया, इस क्रिया का मुख्य संबंध राम से जोड़ा जा रहा है। इसमें गाती है, यह क्रिया है, इसका संबंध सीता से जोड़ा जा रहा है। और मैं स्कूल गया, तो गया यह एक क्रिया है, इसका संबंध मैं मुझसे स्थापित किया जा रहा है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कर्मवाच्य, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। इसका जो भेद है कर्मवाच्य, इसको हम देखेंगे। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के उस रूपांतरण को हम कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। और क्या कह रहा है, यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। यहाँ ध्यान देंगे कि कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। वही कह रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यहाँ पे दिया है कर्मवाच्य, तो जब हम इसका अर्थ करेंगे तो कर्म यानी कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो। पहले ही कह रहा है कि कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो। मैंने बताया है कि जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उसका स्वतः ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है और हर शब्द की व्याख्या उस शब्द में ही छिपी रहती है। कोई शब्द रहता है उसकी व्याख्या उस शब्द में ही छिपी रहती है, बस जानने पहचानने का फेर है। तो जब ऐसे शब्द आ जाएं जिसकी जो शब्द जिसका अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो, जैसे दिया है कर्मवाच्य, तो कर्म की प्रधानता हो जिसमें, यही कह रहा है कि कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य। और यहाँ पे दे रहा है जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो। यह वाक्य सकर्मक क्रिया से बनता है, अर्थात सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्म के साथ। जो इसके पिछला वाला जो इसका पहला था
कर्तृवाच्य उसमें सकर्मक और अकर्मक वो दोनों से बनता था, और जो कर्मवाच्य है यह सिर्फ सकर्मक क्रिया से ही बनता है। सकर्मक मैंने बताया है कि जो कर्म के साथ हो। ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। अब हम उदाहरण में देखेंगे, जैसे लेख लिखा गया। इसमें आप देखेंगे कि लेख यह क्या है, कर्म है, और लिखना क्या है, यह एक क्रिया है। इस क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से, क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से स्थापित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य। लेख एक कर्म है और लिखना यह एक क्रिया है, और इसका यह मुख्य संबंध कर्म से स्थापित कर रहा है। क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से स्थापित करे वह कर्मवाच्य होता है। अगला उदाहरण देखेंगे कि गीत गाया गया। गीत गाया गया, तो गीत क्या है, गीत एक कर्म है और गाना क्रिया है। तो इसमें भी स्पष्ट है कि क्रिया का संबंध कर्म से स्थापित हो रहा है। क्रिया का मुख्य संबंध जिसमें कर्म से स्थापित हो और कर्म की प्रधानता हो, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। लेख लिखा गया, गीत गाया गया। अब यहाँ पे इससे भिन्न एक उदाहरण हम देखेंगे कि रामायण लड़के द्वारा पढ़ी गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़का जो हो जाएगा यह कर्ता हो जाएगा, और रामायण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और पढ़ना यह क्रिया हो जाएगा। यह भिन्न उदाहरण है। तो इसमें क्रिया का जो मुख्य संबंध है वो रामायण से, पढ़ना का मुख्य संबंध रामायण से है। यह रामायण लड़के द्वारा पढ़ी गई, तो जिसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से स्थापित किया जाए वहां पे कर्मवाच्य होता है। अब हम अगला देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं, ये भी नाम से ही स्वतः स्पष्ट है। भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। परिभाषा में देखेंगे कि क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे भाव या क्रिया प्रधानता का बोध होता है। यहाँ पे देखेंगे जिससे भाव या क्रिया प्रधानता का बोध होता है, यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। यह कर्मवाच्य जो था यह सकर्मक क्रिया से बनता था, और यह जो भाववाच्य है यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, अर्थात जिसमें कर्म न पाया जाए। अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म का। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वह भाववाच्य कहलाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाव का प्रयोग, एक भाव बता रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता। इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है या भाव का बोध हो रहा है। तो जिस वाक्य में भाव उत्पन्न हो और अकर्मक क्रिया हो, वहाँ पे कर्म न हो, वह क्या होता है, भाववाच्य। जैसे उससे चुप रहा नहीं जाता, इसमें भी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जिस वाक्य में भाव उत्पन्न हो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भाववाच्य। आशा है कि यह टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि वाच्य के प्रयोग, वाच्य को इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा में आप लोग इतना देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे जिसमें वाच्य और जो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करेंगे। कल की कक्षा में हम लोग इसके प्रयोग को पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।